अपन जिस पैलेस के अंदर खड़े हैं, इस पैलेस को 8th सेंचुरी में बापा रावल द्वारा बिल्ड किया गया था, लेकिन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब अटैक किया था तो रानी पद्मावती हासिल नहीं हुई, तो पूरे फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ के लिए फेमस कहते हैं कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, रानी में रानी पद्मनी, बाकी सब फदैया, ताल में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। আজমের থেকে রাত 9:05 ট্রেন ধরে চিত্তৌড়গড়ে পৌঁছতে প্রায় রাত 1টা বেজে গেল। যাব স্টেশনের কাছাকাছি আগে থেকে বুক করা হোটেল कीर्ति प्लाजाতে। नमस्ते सर, हमारी होटल का नाम होटल कीर्ति प्लाजा है। ये रेलवे स्टेशन के नियर बाय 500 मीटर के अंदर है। ऑन रोड उदयपुर रोड पे हमारा आरटीडीसी के सामने होटल है। टोटल हमारे होटल के अंदर 24 रूम्स है और अभी हम होटल के अंदर रूफटॉप रेस्टोरेंट बना रहे हैं और होटल का रिनोवेशन चल रहा है। 1 मंथ के अंदर कंप्लीट रिनोवेशन हो जाएगा, जिसमें सब कुछ रिफ्रेश नया किया जा रहा है। और नियर बाई फोर्ट के अंदर 2.5 किलोमीटर हमारा फोर्ट है और 45 किलोमीटर सांवरिया सेठ का मंदिर है। पार्किंग की व्यवस्था यहाँ अवेलेबल है, बस भी पार्क हो सकती है बड़ी, और हमारी तरफ से हम बेहतरीन सुविधाएं आने वाले कस्टमर्स को देने की कोशिश करते हैं। চিত্তৌড়গড়ে আমরা দেখব এশিয়ার বৃহত্তম ফোর্ট চিত্তৌড়গড় ফোর্ট, যেখানে রানী পদ্মিনী সম্মান বাঁচাতে আরো হাজার হাজার রাজপুত রমণীদের ধরা হয় প্রায় 16,000 সঙ্গে নিয়ে আত্মমর্যাদা রক্ষার্থে গোপন জহর কুণ্ডে আত্মসমর্পণ করেন এবং আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে আত্মবলি দেন তারা। এছাড়া দেখব চিত্তৌড়গড়ের অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানও। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। আশা করি ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে দেবে। ভারত তথা এশিয়ার বৃহত্তম ফোর্ট চিত্তৌড়গড় ফোর্ট। চিত্তৌড়গড় গড় মানে দুর্গ। চিত্তৌড়গড়কে মূলত চিত্রকূট বলা হতো। এটি মৌরিক শাসক চিত্রাঙ্গদা মৌরি দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। 728 খ্রিস্টাব্দে বাপ্পা রাও এই দুর্গের অধিকারী হন। এটি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান। 2013 সালে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের সাইট হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। চিত্তৌড়গড় দুর্গটা মেওয়ারের রাজধানী ছিল। সিসোদিয়ার মেওয়ার শাসক এবং আত্মীয় স্বজন দ্বারা নির্মিত। 180 মিটার উঁচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত এবং 700 একর জুড়ে বিস্তৃত 22টা জলাশয়, 4টে প্রাসাদ, 2টো টাওয়ার এবং 19টা মন্দির। চিত্তৌড়গড় দুর্গে প্রবেশ করতে গেলে পেরোতে হয় 7টা পোল। পোল অর্থ দরজা। পাটন পোল, ভৈরব পোল, হনুমান পোল, গণেশ পোল, জোডলা পোল, লক্ষণ পোল এবং রাম পোল। রাম পোল লর্ড রামকে ডেডিকেট করা হয়েছে। কুম্ভ প্যালেসের এটা প্রধান গেট, এটা দিয়েই প্রবেশ করে। প্যালেসের সুরক্ষার জন্য 7টা পোল নির্মাণ করেন মহারানা কুম্ভ। জয়সালমীরের মতো এই চিত্তৌড়গড় ফোর্টের ভেতরেও প্রায় 5,000 লোক বসবাস করেন। এই দুর্গের আকার বা শেপ অনেকটা মাছের মতো। লম্বায় 13 কিলোমিটার এবং চওড়ায় প্রায় 5 কিলোমিটার। দুর্গে
প্রবেশের টিকিট প্রতিজন 40 টাকা। অনেক বড় ফোর্ট, ঘুরতে বেশ সময় লাগবে, তাই কিছু খেয়েও নিলাম। আমাদের গাইডের মুখে চিত্তরগড় দুর্গের কাহিনী শুনুন। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम फतेह सिंह गहलोत है आज, और मैं आज आपका टूर फैसिलिटेटर हूँ, टूर गाइड। ठीक है सर। हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ से कुंभा पैलेस से स्टार्ट करेंगे। पूरे फोर्ट में हम 2 से 2.5 घंटा पूरा फोर्ट विजिट करके चलेंगे। ठीक है, आइए यहाँ से स्टार्ट होगा। यस सर। ये सारा समझाऊंगा मैं। देखिए देखिए सर, ये जो फोर्ट है एशिया का सबसे बड़ा और राजस्थान का सबसे ओल्डेस्ट फोर्ट है। और इसका मैप इस तरह फिश के शेप में ड्रोन कैमरे से देखते हैं तो इस तरह पूरे फिश के शेप में बना हुआ है पूरा फोर्ट। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ पूरे फोर्ट को। फेस वाला पार्ट है, इसमें विलेज एरिया है, 2 से 2.5 पब्लिक रहती है फोर्ट के अंदर। मिडिल पार्ट है जिसमें मोन्यूमेंटल एरिया आता है, और टेल वाला पार्ट है इसमें फॉरेस्ट एरिया आता है। अभी अपन मिडिल पार्ट के अंदर खड़े हैं। इस फोर्ट के अंदर आपने 7 डोर क्रॉस किया, वो फोर्ट का बैक साइड है, पीछे का रास्ता है। इसका मेन एंट्रेंस इस दिशा में बना हुआ है। सूर्यवंशी राजपूत थे तो मेन एंट्रेंस इस दिशा में पूर्व दिशा में बनाया गया था। इस फोर्ट को सबसे फर्स्ट 5th सेंचुरी में चित्रांगदा मौर्य नाम के राजा ने बिल्ड किया था। 5th से लेकर 8th सेंचुरी मौर्याज रहे थे, गुजर कास्ट से हुआ करते थे। और 8th सेंचुरी में 731 में गुजरात के पास से ईडर गांव से बप्पा रावल आए थे, जिन्होंने इसको अपने अंडर में लिया और इसको मेवाड़ का कैपिटल बनाया। 8th से लेकर 16th सेंचुरी तक चित्तौड़गढ़ मेवाड़ का कैपिटल रहा था। 16th सेंचुरी में महाराणा उदय सिंह जी ने कैपिटल चेंज करके उदयपुर का नया कैपिटल बनाया। अभी प्रेजेंट टाइम में मेवाड़ का कैपिटल उदयपुर है। ऐतिहासिक तौर पर राजस्थान के राजपूताना को उस समय 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, मेवाड़ और मारवाड़। मेवाड़ मीन्स ग्रीन बेल्ट, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद सारा मेवाड़ में आता है। मारवाड़ मीन्स डेजर्ट पार्ट, जोधपुर, पाली, बीकानेर, बाड़मेर। तो दोनों में डिफरेंट रहता है कि मेवाड़ के सारे फोर्ट आपको लग्जरी टूटे हुए देखने को मिलते हैं, जबकि मारवाड़ के सारे लग्जरी देखने को मिलते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ के राजाओं ने कभी सरेंडर नहीं किया मुगलों के सामने। यहाँ के राजाओं ने सिर कटवा दिए, यहाँ की बहन बेटियों ने आग के हवाले कर दिया, जिसको हम जोहर कहते हैं। जबकि मारवाड़ के राजाओं ने मुगलों से संधि कर ली, फ्रेंडशिप कर ली, अपनी बहन बेटियों की शादी कर दी। सबसे बड़ा उदाहरण जोधाबाई। इसलिए वहाँ के सारे फोर्ट आपको लग्जरी देखने को मिलता है। ये दोनों में डिफरेंट रहता है मेवाड़ और मारवाड़ में। तो फर्स्ट आए थे 5th सेंचुरी में चित्रांगदा मौर्य, 300 ईयर्स तक वो रहे और इसको अपने अंडर में लिया। फिर उसके बाद 731 में गुजरात के पास ईडर से बप्पा रावल आए थे, तो कुछ समय मान मौर्य की सेना में रहे। गुजर वंश के सबसे लास्ट राजा मान मौर्य थे, उनकी सेना में रहे और इसको अपने अंडर में लिया। और 8th सेंचुरी में इसको मेवाड़ का कैपिटल बना दिया। हिंदुस्तान में आने वाला सबसे फर्स्ट मुस्लिम इन्वेटर था मोहम्मद बिन कासिम। तो बापा रावल की सीमाओं में मंदिरों, पैलेसेस को आके डिस्ट्रॉय वगैरह कर देता था। तो बापा रावल मात्र 16 साल की उम्र में यहाँ से अफगानिस्तान तक सोल्जर सेना लेके गए थे और वहाँ जाके उसको डिफीट किया था और मेवाड़ के साम्राज्य को वहाँ तक फैलाया था। गुजरात का कुछ हिस्सा और एमपी का कुछ हिस्सा भी पहले मेवाड़ के अंडर में आता था। तो इतने ब्रेव फर्स्ट किंग थे यहाँ के। और 8 से लेकर 1303 तक रावल पीढ़ी चली थी इस फोर्ट के अंदर। और 8 से लेकर 16th सेंचुरी के मध्य में इस फोर्ट के अंदर 27 अटैक्स हुए थे। 27 अटैक्स में से 24 बार यहाँ के राजा लगातार जीतते गए, विक्ट्री हुई थी और 3 टाइम डिफीट हुए थे। इसमें सबसे फर्स्ट हार हुई 1303 में। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था इस फोर्ट के ऊपर। तो इस फोर्ट का वीक पॉइंट ढूंढा। इस फोर्ट का वीक पॉइंट एग्रीकल्चर, खेती नहीं होता है फोर्ट के अंदर, तो खाने पीने का राशन रोका गया। तो यहाँ की सबसे खूबसूरत रानी थी रानी पद्मावती, उन्होंने फर्स्ट जोहर किया था इस फोर्ट के अंदर में 16,000 लेडी के साथ। इसका सारा नेक्स्ट पॉइंट पे आपको डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने इस फोर्ट को अपने अंडर में ले लिया और अपने बेटे को इस फोर्ट की गद्दी पे बिठाया था और इसको नाम दे दिया गया खिजराबाद, क्योंकि उसके सन का नाम था खिजर खां। इससे पहले इस फोर्ट का नाम था चित्रकूट। फिर 1326 में महाराणा हमीर सिंह जो आए यहाँ पे, वापस खिजर खां को डिफीट किया और पूरे फोर्ट को अपने अंडर में लिया और फिर इसको नाम दिया गया चित्तौड़गढ़। तो उनका पीढ़ी चला था, महाराणा पीढ़ी वहाँ से स्टार्ट हुआ था 1326 से। महाराणा हमीर सिंह के बेटे थे लाका सिंह, उनके थे बेटे खेता सिंह। खेता सिंह के बेटे महाराणा मोकल, जो महाराणा कुंभा के फादर थे। मोकल के बेटे महाराणा कुंभा, कुंभा के बेटे रायमल, रायमल के बेटे राणा सांगा संग्राम सिंह, जो महाराणा प्रताप के दादाजी थे। उन्होंने 1527 में बयाना का फाइट लड़ा था राणा सांगा के साथ, बाबर के साथ। तो बाबर को बुरी तरह हराया था उन्होंने इस फाइट में। बाबर बैक कर गया था, बाबर की सेना फाइट में हारने के बाद। तो बाबर ने सोने की मोहरें देके नेक्स्ट वापर खाना वाला फाइट हुआ था ना, उसमें उसकी जीत हुई थी, क्योंकि इधर के कुछ युद्ध विरोधी राजपूतों ने राणा सांगा को फूड में पॉइजन दे दिया था। तो पूरे जीवन में राणा सांगा इतने ब्रेव राजा थे कि पूरे जीवन में 100 से अधिक फाइट लड़ी थी और उनके पूरे शरीर पर 80 से ज़्यादा घाव लग गए थे। एक पैर चला गया था, एक आंख चली गई, एक हाथ भी चला गया था। फिर भी वो युद्ध करने से पीछे नहीं जा रहे थे, बैक नहीं ले रहे थे। तो इधर के कुछ युद्ध विरोधी राजपूतों ने उनको फूड में पॉइजन दे दिया था, तो इस वजह से उनकी डेथ हो गई थी, वीर गति को प्राप्त हुए। तो
इस फोर्ट की गद्दी पे बैठने वाला कोई वारिस नहीं बचा था। उनके 3 सन थे, भोजराज, विक्रमादित्य, उदय सिंह। भोजराज जो थे मीराबाई के हस्बैंड थे और विक्रमादित्य अय्याज थे, अल्कोहल वगैरह यूज़ करते थे। उदय सिंह जी 10 से 12 साल के बच्चे थे। तो भोजराज तो खानवा के मैदान में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। फिर बचे विक्रमादित्य, उदय सिंह। तो दोनों लायक नहीं थे, एक छोटा था और एक अय्याज था। तो राजमाता खुद इस फोर्ट की गद्दी पे बैठ गई। उन्होंने सोचा कि दोनों बच्चे लायक नहीं है तो मुझे ही बैठना पड़ेगा। तो वो बैठी, तो इसी बात का मौके का फायदा उठाया बहादुर शाह ने 1535 में सेकंड अटैक कर दिया इस फोर्ट के ऊपर। तो उसने सोचा कि एक लेडी गद्दी पे बैठी है तो इस फोर्ट को मैं आसानी से कैप्चर कर लूंगा। तो बहादुर शाह यहाँ आया तो राजमाता ने पहले अपनी हेल्प के लिए आसपास के राजपूत किंग्स को राखी का धागा भेजा और अपने दोनों बच्चों को सुरक्षित करने के लिए बूंदी भेज दिया था। तो वो धागा आसपास के राजपूतों के पास पहुंचा, बट कोई हेल्प के लिए नहीं आया, सभी बाबर से डरे हुए थे। तो यहाँ से पहुंचा धागा दिल्ली बाबर के पुत्र हुमायूं के पास। उसने उस धागे को एक्सेप्ट किया था क्योंकि एक लेडीज ने हेल्प मांगी थी। बट वो आता उससे पहले गुजरात से बहादुर शाह यहाँ पहले आ चुका था, क्योंकि दिल्ली दूर है और गुजरात पास है। बहादुर शाह यहाँ आया तो राजमाता ने 13,000 लेडीज के साथ फर्स्ट सेकंड जोर कर लिया इस फोर्ट के अंदर, 13,000 लेडीज के साथ। फिर 2 दिन बाद हुमायूं आया वापस, बहादुर शाह को खदेड़ी भगाया और इस पूरे फोर्ट को अपने अंडर में ले लिया। अब इस गद्दी पे किसको बिठाया जाए, तो हुमायूं ने यहाँ एक दासी से पैदा हुआ था, दासी पुत्र बनवीर, उसको मौका मिला था इस फोर्ट का। सर्वेंट होती है ना अपने घर में बच्चों को रखते हैं, तो उसको मौका मिला था इस फोर्ट का कमान संभालने को। उससे कहा गया जब तक उदय सिंह जी बड़े नहीं होते इस फोर्ट का कमान तुम संभालोगे। तो बनवीर ने इस फोर्ट का कमान संभालना स्टार्ट किया। तो उसने सोचा कि किसको बिठाया जाए गद्दी पे, तो उसने उसने सोचा कि इन दोनों भाइयों को अगर मैं फिनिश करता हूँ तो पूरा फोर्ट मेरे अंडर में आता है। तो पहले धोखे से विक्रमादित्य को फिनिश करता है वो। उदय सिंह जी को मारने के लिए इसी पैलेस के अंदर, आपने पन्ना दाय नाम सुना, जिन्होंने अपने चंदन का बलिदान दिया था, वो सेक्रीफाइस इसी पैलेस के अंदर हुआ था। तो पहले उसने विक्रमादित्य को धोखे से फिनिश किया। फिर यहाँ एक मराठों का मंदिर है तुलजा भवानी, तो वहाँ से एल्कोहल यूज़ करके वो यहाँ इस पैलेस के अंदर एंट्री करता है, कुंभा पैलेस के अंदर। तो पन्ना दाय को ऑलरेडी मैसेज मिल जाता है कि उदय सिंह जी को मारने आ रहा है। तो उदय सिंह जी की सेम एज का पन्ना दाय का एक सन था जिसका नाम था चंदन। तो वो आता है तो पन्ना दाय को ऑलरेडी मैसेज मिलता है, तो पन्ना दाय एक्सचेंज कर लेती है अपने सन को, उदय सिंह जी के बेड पे सुला देती है और उदय सिंह जी को यहाँ से कुंभलगढ़ फोर्ट भेज देती है। फिर बनवीर आता है, पूछता है कहाँ है उदय सिंह जी, अपने पुत्र का त्याग कर देती है, बलिदान देती है, अपनी आंखों के सामने पुत्र को तलवार से मार देता है बनवीर। बनवीर को लगता है कि मैंने उदय सिंह जी को फिनिश कर दिया, पूरा फोर्ट मेरे अंदर में आ चुका है। लेकिन थोड़ा समय बीतने के बाद उसे पता लगा कि उदय सिंह जी बच गए हैं, तो उसने फोर्ट का डिवाइडेशन कर दिया था। ये पूरे फोर्ट का मैप है। ये माउथ वाला जो पार्ट है, यहाँ एक वॉल बनाया उसने फेस वाले पार्ट में। उसने सोचा कि फ्यूचर में उदय सिंह जी आते हैं तो 25 एरिया उन्हें दे दूंगा और 75 मैं रख लूंगा, बट ऐसा हुआ नहीं। उदय सिंह जी आधा वॉल बना, उससे पहले आया, उसे खदेड़ के भगाया, पूरा फोर्ट अपने अंडर में ले लिया। फिर उसके बाद सबसे लास्ट अटैक हुआ 1567 में अकबर का। अकबर ने जब अटैक किया था इस फोर्ट के ऊपर, तो यहाँ के 3 प्रमुख सोल्जर्स थे, जयमल, फतेह और कलर राठौड़। यहाँ के राजा थे महाराणा उदय सिंह, जो महाराणा प्रताप के फादर थे। उसने भी वही प्लान यूज किया जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया, फोर्ट को सीज कर दिया, खाने पीने का राशन रोका, तो यहाँ के राजा को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। उनके 3 प्रमुख सोल्जर्स थे, जयमल, फतेह, कलर राठौड़। वो इतने माइंडली थे कि उन्हें ऑलरेडी पता चल चुका था कि हम फाइट हारने वाले हैं, क्योंकि अकबर ने खाने पीने का राशन रोका तो उन्हें पता चल गया कि भूख से मर जाएंगे, इससे हम लड़के मरे। तो उन्होंने उदय सिंह जी को एडवाइस दी कि हमारे वंश को आगे बढ़ाना है, हम युद्ध में हारने वाले हैं, तो आप ऐसा करिए, खुफिया रास्तों से कुंभलगढ़ की पहाड़ियों की तरफ चले जाइए। तो उस तरफ उदयपुर दक्षिण की तरफ उदयपुर की तरफ चले गए थे वो एक राजगुरु भी थे उनके, तो उन्होंने पहले से ऑलरेडी सी भविष्यवाणी कर दी थी कि एक समय ऐसा आने वाला है कि चित्तौड़गढ़ पर संकट आएगा। तो उन्होंने पहले से यहाँ से तलवार वाले, बंदूकें, सारा सोने का सूर्य वगैरह, महाराणा प्रताप के उतार सर्वत्र सारा उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर से उदयपुर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया था। तो फिर 15 अकबर का अटैक हुआ, तो उसमें तीनों सोल्जर्स ने फाइट लड़ी थी। उदय सिंह जी यहाँ से खुफिया रास्तों से चले गए थे। तो यहाँ एक लाखोटा बारी गेट है, वहाँ का वॉल गिराया गया था अकबर द्वारा। तो वॉल रिपेयर करवाने जयमल नाम का जो सोल्जर्स था वो गया हुआ था। तो संग्राम नाम की बंदूक से अकबर ने फायर किया था, तो जयमल नाम के सोल्जर्स के पैरों में गोली लगी थी। तो नेक्स्ट डे जब फाइट स्टार्ट हुआ, तो इधर से 7 डोर है ना, जो आपने 7 डोर क्रॉस किए फोर्ट के अंदर, तो फर्स्ट डोर से फाइट स्टार्ट हुआ था। तो तीनों सोल्जर्स यहाँ से निकले और उनके साथ बहुत सारी सेना थी। तो फतेह जी नाम का जो सोल्जर्स था, एलिफेंट मारने में बहुत माहिर था। तो अकबर के बहुत सारे हाथी को वो पहले यहाँ गेट पे मार देता है, लेकिन अच्छे से जितने की मौत पानी में होती है, तो उनको भी एक पागल हाथी ने सूंड में उठा के कुचल दिया था। तो वो यहाँ फर्स्ट डोर पे वीर गति को प्राप्त हुए। फिर सेकंड बचे जयमल और कल्ला राठौड़। तो एक के पैरों में गोली लगी थी, जयमल के पैरों में। तो कल्ला जी उनको एडवाइस देते हैं कि आप पैलेस में रेस्ट करिए, आपके पैरों में गोली लगी, आप बैटल फील्ड में नहीं जा पाएंगे। तो वो कहते हैं कि मैं बैटल फील्ड में रेस्ट करने वाले पैलेस में रेस्ट नहीं करूंगा। वो इतने ब्रेव थे। तो वो कहते हैं आप जिद ही करें तो आप मेरे कंधों पे बैठिए, वो कंधों पे बैठा लेते हैं उनको। ये जो हिस्ट्री मैं आपको समझा रहा हूँ, अकबर ने स्वयं लिखी थी, उस अकबरनामे में अपने, ये चित्तौड़ की हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। अकबर ने स्वयं लिखी थी ये घटना कि मेरी सेना के साथ इस प्रकार की घटना हुई। तो वो कंधों पे बैठा लेते हैं जयमल जी। और अपनी हिंदू संस्कृति में जैसे कि वो ऊपर बैठने के बाद 4 हाथ हो गए थे, 2 कल्ला जी के ऊपर और जयमल जी के ऊपर, 2 नीचे कल्ला जी के। तो पहले हाइट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, 7 फीट, 8 फीट, 9 फीट। तो जैसे ऐसा लग रहा था कोई जैसे कोई 4 हाथ वाला इंसान हो। और हमारी हिंदू संस्कृति में भगवान विष्णु जो 4 भुजा होते हैं, उनके 4 हाथ होते हैं। तो दूर से ऐसे लग रहा था जैसे कोई 4 हाथ वाला इंसान है। तो यहाँ से फर्स्ट डोर से फाइट स्टार्ट किया था उन दोनों ने। तो यहाँ से लड़ते हुए नीचे के सेकंड डोर तक गए, जब तक अकबर के हज़ारों सैनिकों की लाशें बिछा दी थी, इतने ब्रेव थे वो। उनके हाथ इतनी तीव्र गति से चल रहे थे। और अकबर ये सारा नज़ारा देख रहा था, तो वो लिखता है अकबरनामे में कि हे अल्लाह, तूने हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर दी, स्वयं इनकी फौज में भगवान विष्णु को लड़ने के लिए भेज दिया। और मुगल हमेशा पीछे से वार करते थे धोखे से, तो उन दोनों का सिर पीछे से काट दिया गया था। फाइनली इस फोर्ट को अकबर ने जीता, बट उन दोनों की बहादुरी के लिए आगरा के लाल किले के बाहर दोनों के स्टेचू भी बनवाया गया अकबर के द्वारा।
और अकबरनामे में लिखा भी गया कि ऐसे सेनापति मेरे पास होते तो मैं पूरे भारत पर राज करता। अकबर का एक खासियत था, जहाँ भी जाता था वहाँ का खजाना लूट के वापस रिटर्न हो जाता था। तो यहाँ से 3 चीज़ें लेके गया था। एक जो मेन एंट्रेंस है सूरजपोल गेट, वहाँ का अष्टधातु का गेट लेके गया था। वो दिल्ली लेके गया था, लेकिन सूरजमल जाट नाम के राजा ने कैप्चर किया और भरतपुर लेके चले गए। अभी भरतपुर के फोर्ट के अंदर लगा हुआ है, फतेहपुर सीकरी के अंदर। और सेकंड चीज़ आगे काली माँ का टेम्पल है, वहाँ का काली माँ का दीपदान ले गए थे वो। और थर्ड चीज़ यहाँ का नौबत खाना, नगाड़ खाना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ये टावर देखते हैं आप सामने, ये नौबत खाना बोलते हैं इसको। इसका ऊपर एक सबसे बड़ा नगाड़ा रहता था, वो ले गया था। तो इतना भारी नगाड़ा था कि ले जाते समय अजमेर दरगाह में छोड़ना पड़ा, अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ रखा हुआ है। फिर उसके बाद जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहाँ। शाहजहाँ और महाराणा प्रताप का जो सन था अमर सिंह, उन दोनों के बीच में संधि हो गई थी, फ्रेंडशिप हो गई थी इधर। तो कुछ शर्तें रखी गई थी संधि में। अमर सिंह ने 2 शर्तें रखी थी कि आज के बाद हमारा कोई राजपूत राजा आपके दरबार में हाजिरी देने नहीं आएगा, और दूसरी शर्त थी कि आपके और हमारे बीच में मैरिज रिलेशनशिप नहीं होगा, शादी विवाह नहीं होगा। और एक शर्त शाहजहाँ ने रखी थी कि आप हमारी परमिशन के बिना मेवाड़ में नया रेनोवेशन नहीं कर सकते, कुछ नया नहीं बना सकते। तभी से टूटा हुआ रूइंस पार्ट है। फिर उसके बाद में 1939 में रियासत एकीकरण हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, महाराणा भोपाल सिंह जी हैदराबाद के निज़ाम नहीं माने तो उन्हें अपने तरीके से बनाया गया और मेवाड़ को अलग से रियासत बनाया गया। फिर 1956 से ये पूरा फोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है और 2013 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो चुका है। ये इस फोर्ट का डिटेल है। अब हम पार्टिकुलर पार्ट भी समझेंगे ना। फर्स्ट किंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, बापा रावल को। तो बापा रावल का जन्म हुआ था गुजरात के पास ईडर गांव में, और उदयपुर से 15 किलोमीटर दूर नागदा, एकलिंग जी नाम सुना आपने? हाँ, तो वहाँ वो गाय चराने का कार्य करते थे। तो उनके ऋषि थे हरित ऋषि, तो वहाँ उनकी गाय एवरीडे जंगल में जाते थे वो चराने। तो एक गाय अपने थन का मिल के एक बड़ी सी शिला के ऊपर गिराती है। तो वो देखते हैं इवनिंग में जब घर जाते हैं तो जिस ब्राह्मण की वो गाय चराते थे उनके द्वारा उनको डांटा गया बापा रावल को कि आपने इसका दूध निकाल लिया है, बेच दिया है। तो नेक्स्ट डे वापस वो पता करते हैं कि वो बोलते हैं कि ब्राह्मण के चरणों में हाथ रख के क्षमा मांगते हैं, ना तो मैंने इसका निकाला है ना मैंने बेचा है दूध। मैं कल मॉर्निंग में पता करके बताता हूँ। नेक्स्ट डे वापस जंगल में जाते हैं तो पता करते हैं कि ऋषि से कहते हैं कि मैं आज आपको पूजा प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, कल मेरी गाय का दूध किसी ने निकाला है। तो पता करने जाते हैं तो देखते हैं बड़ी सी शिला के ऊपर वो गाय अपने थन का मिल गिराती है। तो वो जैसे ही वो चमत्कार देखते हैं तो वहाँ से दौड़ के जाते हैं। उस शिला में से शिवलिंग निकलती है। तो अपने ऋषि से जाके कहते हैं कि मैंने इस प्रकार का चमत्कार देखा। तो हरित ऋषि उनसे आंसर देते हैं उनको कि इसका आंसर मैं तुम्हें कल मॉर्निंग में दूंगा, कल तुम्हें थोड़ा जल्दी आना है। आपने अगर रामायण महाभारत देखा हो तो उसमें पुष्प विमान चलते थे पहले। तो नेक्स्ट डे बापा रावल जाते हैं तो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, जब तक हरित ऋषि पुष्प विमान बैठ के ऊपर की तरफ हवा में उड़ जाते हैं। तो बापा रावल पीछा करते हैं तो ऊपर से आवाज़ आती है, तुम थोड़ा लेट हो गए हो, फिर भी मैं तुम्हें वरदान में कुछ देना चाहूँगा। तो वो ऊपर से पीक गिराते हैं, कहते हैं कि अपना मुंह खोलो बापा रावल। तो बापा रावल पहले अपना मुंह खोल के हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। तो पीक आधे रास्ते आता है, उससे पहले ही बापा रावल मुंह पीछे कर लेते हैं, तो पीक उनके पैरों में गिर जाता है। तो उनको वरदान, फिर हरित ऋषि उनको वरदान देते हैं कि अगर ये पीक तुम्हारे मुंह में गिरता तो तुम अमर हो जाते। अब ये पीक तुम्हारे पैरों में गिरा है तो तुम आने वाले समय में मेवाड़ के प्रतापी शासक बनोगे और जहाँ जहाँ अपना कदम रखोगे वहाँ तक तुम्हारा साम्राज्य फैलेगा। इसीलिए 734 में यहाँ है, इसको अपना मेवाड़ का कैपिटल बनाया और अफगानिस्तान तक मेवाड़ का साम्राज्य फैलाया था उन्होंने। और पाकिस्तान के अंदर जो रावलपिंडी शहर है वो बापा रावल द्वारा फाउंडेशन किया गया था उसका। पिंडी उस जगह का नाम था और रावल उनका सरनेम। तो इतने ब्रेव किंग थे फर्स्ट यहाँ के। ठीक है सर, अब हम पैलेस के पर्टिकुलर पार्ट देखेंगे, है ना। आइए, समझ में आया आपको पूरा? ठीक है, आइए। ये अपन जिस पैलेस के अंदर खड़े हैं, इस पैलेस को 8th सेंचुरी में बापा रावल द्वारा बिल्ड किया गया था। लेकिन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब अटैक किया था तो रानी पद्मावती हासिल नहीं हुई, तो पूरे फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उस समय इस पैलेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। उसके बाद 1430 से लेकर 1468 के मध्य में महाराणा कुंभा का रूलिंग टाइम आया था। कुंभा एक ऐसे राजा थे जिनका गोल्डन पीरियड था, स्वर्ण काल। राजस्थान में 84 किले हैं, जिसमें से 32 अकेले उनके द्वारा बनाए गए, कुछ को बनाया गया, कुछ को रेनोवेट किया गया। तब इस पैलेस को भी उनके द्वारा रेनोवेट किया गया, तभी से इसको कुंभा पैलेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी अपन ने जो पैलेस के अंदर एंट्री की, सोलॉप बना हुआ है और छोटा सा डोर बना हुआ है, ये पैलेस का मेन डोर नहीं है। यहाँ से सिर्फ हॉर्सेज जाते थे और इंपॉर्टेंट शाही घोड़े थे। घोड़े बहुत सारे थे लेकिन इंपॉर्टेंट घोड़े अंदर बांधे जाते थे, बाकी सारे बाहर बांधे जाते थे। तो यहाँ पीछे की तरफ ये हॉर्स स्टेबल है, ये घोड़े बांधने का जगह है। 7 इंपॉर्टेंट शाही घोड़े यहाँ बांधे जाते थे। और सामने की तरफ जो रूम देखते हैं आप, ये फूड स्टोरेज के लिए रूम है, घोड़े के खाने पीने का रखने का। और उस तरफ देखेंगे ईस्ट साइड में आप सामने, ये विंडो झरोखा, 7 डोर बने हुए। तो सूर्यवंशी राजपूत थे, यहाँ पे सूर्य की पूजा करते थे। सूरज गोखड़ा बोलते हैं मेवाड़ी भाषा में इसको, सन टेम्पल। तो यहाँ पे सूर्य की पूजा होती थी। इसको रिपेयर किया हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा थोड़ा बहुत, लेकिन कभी क्लाइमेक्स खराब होता, मौसम तो सन नहीं निकलता, तो यहाँ पे 51 kg के सोने की सूर्य की पूजा होती थी। लेकिन महाराणा उदय सिंह जी ने 1657 के अटैक के पहले से ही सारा राजधानी वगैरह सारा चेंज कर दिया था उदयपुर की तरफ। तो सारा सोने का सूर्य, महाराणा प्रताप के भाले तलवार वगैरह सारा उदयपुर सिटी प्लेस के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। अभी वहाँ देखने को मिलता है आपको सोने का सूर्य वगैरह। तो यहाँ रखा रहता था वो सोने का सूर्य। यहाँ ये सारा प्रे स्थल है। सब सन की और हॉर्सेस की पूजा होती थी। तो इस तरफ पीछे की तरफ देखेंगे अपन, ये नगाड़ खाना बोलते हैं इसको, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे शहनाई वगैरह बजाई जाती थी। अब अपन आगे की तरफ, हाँ, नौबत खाना, नगाड़ खाना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब अपन पैलेस का मेन डोर देखने की उस तरफ चलेंगे ना। सामने की तरफ जो गेट देखते हैं आप, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। त्रिपोलिया गेट बोलते हैं इसको, और दिखने में थोड़ा मुस्लिम आर्किटेक्ट जैसा लगता है। इसके ऊपर के डोम वगैरह अकबर ने तोड़वा दिए थे। तो ये त्रिपोलिया गेट है और इस पैलेस का मेन डोर है।
यहाँ से अंदर एंट्री होती थी राजा लोगों की और सभी प्रजा वगैरह की, और इस साइड में सभी गेट मेन एंट्रेंस इस दिशा में बनाए गए थे। और इस तरफ ये झरोखे वगैरह देखते हैं आप, विंडो फर्स्ट विंडो इस तरफ ये दिखाई देता है, एक सेकंड विंडो सामने, एक यहाँ पे भी विंडो था लेकिन अटैक में सारा टूटा हुआ, थ्री मंजिल का पैलेस था लेकिन अलग अलग समय के साथ भी टूटा हुआ और अटैक में भी टूटा हुआ है। सबसे ऊपर किंग बैठते थे और क्वीन बैठती थी, पर्दा पड़ता था राजपूतों में, यहाँ प्रिंसेस मंत्री और नीचे जनता राज दरबार लगता था। तो इसलिए मुस्लिम में होता ना दीवाने आम दीवाने खास, जैसे राज दरबार यहाँ लगता था। इधर पीछे की तरफ देखेंगे अपन, देखिए पीछे की तरफ ये गार्डन जो देखते हैं आप, ये सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है पीछे की तरफ, उस तरफ देखिए सीटिंग अरेंजमेंट है ये। यहाँ पे लाइट एंड साउंड तो लेजर से चलता है, जैसे मैंने आपको हिस्ट्री समझाया ना डिटेल में, ये 50 मिनट में पूरे फोर्ट का शॉर्ट में हिस्ट्री समझाया जाता है। साउंड लगा हुआ है सभी जगह, और पैलेस में पीछे की तरफ लाइटिंग वगैरह लगी हुई है, देखिए टाइम ये लाइटिंग, लाइट इसका 6:30 से स्टार्ट होता है सनसेट होने के बाद। मीराबाई का पैलेस है, मीराबाई मेड़ता कुड़की गांव की रहने वाली थी, नागौर डिस्ट्रिक्ट की, और चित्तौड़गढ़ में राणा सांगा थे ना, उनके सबसे बड़े सन की वाइफ थी, भोजराज की वाइफ, तो चित्तौड़गढ़ में उनका ससुराल था। ये मीराबाई का पैलेस है। और ये वर्गाकार जो चौकोर पैलेस देखते हैं, ये पन्ना दा जिसने उनको चंदन का बलिदान दिया था, सेक्रीफाइस, वो इसी पैलेस के अंदर हुआ था। अब अपन अंदर की तरफ चलेंगे पैलेस के। অষ্টম শতাব্দী থেকে ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত মেওয়ার রাজপুত রাজ্যের রাজধানী ছিল এবং সিসোদিয়া রাজপুতদের দুর্গ ছিল। দুর্গটা বহুবার দখল হয়েছিল। এই দুর্গটা ৩বার মুসলিম আক্রমণকারীদের দ্বারা অবরোধ হয়েছিল। ১৩০৩ সালে চিতোরের রানী পদ্মিনীর অপরূপ রূপে পাগল হয়েছিল আলাউদ্দিন খিলজি, তাও আবার পদ্মিনীর ছবি দেখে। আলাউদ্দিন চিতোর দখল করেছে বটে, কিন্তু পদ্মিনীকে আর জীবিত পায়নি। পনেরোশো চৌত্রিশ সালে রানা বিক্রমজিতের পাটরানী কর্ণাবতীর রূপে পাগল হয়ে গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ আক্রমণ করল চিতোর দুর্গ। চিতোর দুর্গ ছিনিয়ে নিলেও কর্ণাবতীকে ছুতেও পারেননি। রানী কর্ণাবতী পদ্মিনীর মতোই জহর ব্রত পালন করে আগুনে আত্মহুতি দেন। 1568 সালের 22শে ফেব্রুয়ারি সম্রাট আকবরও জয়মল রাঠোরকে হত্যা করে দুর্গ দখল করার পর আকবরের নির্দেশে চিতোর দুর্গের অভ্যন্তরে হিন্দু বেসামরিক প্রায় 30,000 লোককে হত্যা করে। यहाँ से इस पैलेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, मर्दाना और जनाना पार्ट, लेडीज और जेंट्स पार्ट। इधर वाला लेडीज पार्ट है और इधर वाला जेंट्स पार्ट, क्योंकि राजपूतों में घूंघट प्रथा था ना, इसलिए लेडीज पार्ट बना। 3 मंजिला पैलेस था लेकिन 27 अटैक हुए, अलग अलग डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसका जैसे रूलिंग टाइम है वापस बनाया, तोड़ा गया। 8 से लेकर 16 सेंचुरी के मध्य में इस पूरे फोर्ट के अंदर 56 राजाओं ने रूल किया था, तो सभी का रूलिंग टाइम इसी पैलेस के अंदर रहा था। तो जिसका जैसे रूलिंग टाइम आया, रहते गए, बनाते गए, वापस टूटता गया ना, तो 3 मंजिला पैलेस था। इधर अंदर चलेंगे अपन, आइए पार्ट के अंदर खड़े हैं। और 8 साल के 16 सेंचुरी तक भी राजा रानी यहीं रहते थे। तो मीराबाई, रानी पद्मावती, रानी कर्णावती, जितनी भी रानियाँ थी सब यहीं रहती थी, तो जिसका जैसे रूलिंग टाइम में रहती गई। तो रानी पद्मावती इस पैलेस के अंदर रहती थी। यहाँ से टनल का रास्ता है 1.5 किलोमीटर लंबा, तो रानी पद्मावती इस टनल से आगे तक जाती थी। वहाँ एक वॉल के ऊपर गाय का फेस बना हुआ है, तो गाय के मुंह से 24 आवर्स पानी गिरता है, और नीचे शिवलिंग बना हुआ है। तो रानी पद्मावती इस टनल से वहाँ जाती थी, शिवलिंग की पूजा करके वापस इसी रास्ते से यहाँ तक आती थी। तो ये टनल का रास्ता यहाँ से दिखाई देता है, 1.5 किलोमीटर लंबा टनल है, गौमुख तक जाता है विक्ट्री टावर के पास। और कुछ लोकल इतिहासकार जो हैं वो कहते हैं कि रानी पद्मावती का जो इस टनल के अंदर हुआ था, लोकल इतिहासकार। लेकिन 1956 में जब एएसआई ने इसको अंडर में लिया था पूरे फोर्ट को, तो उन्होंने पूरे फोर्ट के अंदर खुदाई वगैरह किया। तो विक्ट्री टावर के पास राइट हैंड साइड में एक गार्डन है अभी प्रेजेंट टाइम में, वहाँ खुदाई हुआ था, तो हमें 40 फीट डीप गड्ढा हुआ था। तो ऑर्नामेंट्स, बॉन्स, एस वगैरह, राग गहने वगैरह मिला, तो गवर्नमेंट ने उस प्लेस को जोहर प्लेस बनाया। तो गवर्नमेंट के हिसाब से 3 जोहर वहाँ हुए थे। और लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ एक गार्डन बना हुआ है, एक छोटा सा हवन कुंड बना हुआ है। तो एवरी ईयर्स मार्च मंथ की फर्स्ट एकादशी को वहाँ एक मेला लगता है, जोहर मेला। तो इनके वंशज अभी उदयपुर के अंदर रहते हैं, तो वो यहाँ आते हैं। महेंद्र सिंह जी के बेटे हैं विश्वराज सिंह जी, वो यहाँ आते हैं, तो उनकी आत्माओं की शांति के लिए यहाँ पे हवन वगैरह होता है।
और पहले क्या है कि एजुकेशन कम था, पढ़े लिखे लोग कम थे, तो वहाँ पे डस्ट वगैरह डालते थे, 40 फीट गड्ढा था, रेन वाटर भर जाता था, गंदा पानी वगैरह, और आवारा पशु गिर जाए, गाय भैंस वगैरह, तो अपवित्र हो जाता है जगह, इसलिए गवर्नमेंट ने गार्डन बना के छोटा सावन कुंड बना दिया है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से दिनों जोर वहाँ हुए थे, बाकी अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग प्रमाण थे। कुछ लोकल इतिहासकार कहते हैं कि स्टारनल के अंदर आने का जोर हुआ था, और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जिसको जहाँ मौका मिला उसने अपने आप को उसी जगह जिंदा जला दिया था, और ये सबसे बेस्ट यही होता है। सबसे फर्स्ट जोर हुआ था 16,000 लेडीज का, सेकंड हुआ 13,000, और सबसे लास्ट हुआ 8,000, जो फूल कंवर जो फतेह जी थे होल्जर्स, उनकी वाइफ के नेतृत्व में। तो जोहर का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जोहर के 3 पार्ट होते हैं। जोहर मीन्स हस्बैंड बैटल फील्ड में फाइट करते हुए वीर गति को प्राप्त होते थे, वाइफ अपने ऑनर, अपने सम्मान को बचाने के लिए जिंदा आग में जल जाती है, जिसको हम जोहर कहते हैं। सेकंड होता है सती प्रथा, जिसमें हस्बैंड की किसी भी कारण से डेथ होती थी तो वाइफ हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ जलती थी, जिसको सती प्रथा कहते हैं, जिसका राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था। और सबसे लास्ट होता है केसरिया, जो इस फोर्ट के अंदर हुआ था। उनको राजपूत किंग और क्वींस को ऑलरेडी पता चलता है फाइट हारने वाले हैं, तो पहले अपने विवेचकों ने अपने हाथों से जिंदा जला देते हैं। वो भूख से मरने से अच्छा लड़के मरना पसंद करते हैं, तो अपने हाथों से जिंदा जलाते हैं, सिर पे केसरिया बना पहनते हैं, हाथ में तलवार वाले लेके युद्ध के मैदान में कूद पड़ते हैं, तो इसको केसरिया कहते हैं। तो 3 टाइम जोहर हुए थे, इसमें 2 बार जोहर, तीसरी बार शाखा केसरिया बोलते हैं। तो ये और आपने मूवी वगैरह देखी थी पद्मावती? तो मूवी से बिल्कुल हटके चलना है, वो सारा एंटरटेनमेंट के लिए था। उसमें दिखाया है कि रानियां डेकोरेट वगैरह हो गया, फिर जोहर वगैरह करती, जोहर कभी प्लानिंग से नहीं होता था, इसको जहाँ मौका मिलता था तो उसी जगह जिंदा जला देगी। अब वो इंतजार थोड़ी ना करेगी क्या कि मुस्लिम अटैक करेंगे तभी मैं डेकोरेट होकर जोहर करूँगी, तो जोहर कभी प्लानिंग से नहीं होता था, किसी भी वक्त करना पड़ सकता था। तो इसलिए जिसको जहाँ मौका मिला उसने आपको उसी जगह जिंदा जलाया। ठीक भाई, तरफ ये सारा लेडीज पार्ट है। 3 मंजिला पैलेस था, लेकिन अलग अलग समय अटैक हुए, अलग अलग समय डिस्ट्रॉय कर दिया गया, समय के साथ भी टूटा हुआ है। तो विंडो वगैरह बने हुए, तो पर्दा पड़ता था राजपूतों में, तो लेडीज जरोखे वगैरह में बैठती थी, पर्दा पड़ता था। ये लेडीज पार्ट है। अब इधर चलेंगे अपन आगे की तरफ। ये सामने की जो पैलेस है, मीराबाई का पैलेस बड़ा वाला, और छोटा वाला वर्गाकार जो है पन्नादा है, जिसमें उनको चंदन का बलिदान दिया था। और ये धरातल से 580 फीट ऊंची पहाड़ी पे पूरा चित्तौड़गढ़ शहर का व्यू दिखता है, नीचे से दिख रहा है ना। और ये पीछे की तरफ वेपन्स वगैरह, हथियार वगैरह बनाने का, इधर की तरफ नीचे की तरफ, और युद्ध अभ्यास वगैरह करते थे किंग वगैरह, यहाँ पे रानियाँ वगैरह ना। और ये सर्वेंट्स के लिए रूम वगैरह बने हुए हैं। और इस पैलेस के अंदर कुछ मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जैसे कि आपने ये जवानी दीवानी मूवी देखी हो, रणवीर कपूर दीपिका पादुकोण का, तो सनसेट वाला सीन यहाँ सामने फिल्माया गया था उस तरफ। और अभी लेटेस्ट अभी एक मूवी बनी थी लव आजकल 2 कार्तिक आर्यन का, तो उसका शूटिंग उस पैलेस के अंदर हुआ, मीराबाई का जो पैलेस है वहाँ। और प्रेम रतन धन पायो मूवी अगर आपने देखा हो सलमान खान का, तो उसका भी शूटिंग हुआ, इसका छोटा सा शूटिंग, थोड़ा सा गाना है वो जब तुम चाहो वाला, तो ये गैलरी के अंदर यहाँ फिल्माया गया था। और एक बहुत पुराना मूवी है, ओल्ड मूवी है, गाइड मूवी, जिसका फेमस गाना है आज फिर जीने की तमन्ना आज फिर मरने का इरादा, देवानंद और वाहिदा रहमान का। वो पूरा गाना पूरे फोर्ट के अंदर छोटे छोटे शॉर्ट सभी जगह से लिए गए थे, तो उसका भी शूटिंग यहाँ हुआ है। गाइड मूवी थी, देवानंद और वाहिदा रहमान की, बहुत फेमस गाना हुआ था, आज फिर जीने की तमन्ना आज फिर मरने का इरादा है। तो और अभी अपन जेंट्स पार्ट के अंदर खड़े, उधर वाला लेडीज पार्ट है, इधर जेंट्स पार्ट। पहले इसको यहाँ से गैलरी से सेंटर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, उधर वाला लेडीज पार्ट है सामने वाला, और इधर वाला जेंट्स पार्ट, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इस तरह जेंट्स पार्ट के अंदर। हाँ जी, ये जेंट्स पार्ट है, यहाँ सेंटर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जेंट्स मर्दाना एंड जनाना पार्ट। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट मीरा टेम्पल चलेंगे, मीराबाई का मंदिर। देखिए ये जो गेट बने हुए हैं ना यहाँ पे, पहले वुड्स के लकड़ी के गेट हुआ करते थे, लोहे के बाद में आयरन के बाद में लगाए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सिक्योरिटी की वजह से लगाए गए हैं ना। ये थोड़ा सारा जेंट्स पार्ट बना हुआ है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। মহারানা উদয় সিং 1522 থেকে 1572 ছিলেন মেওয়ার রাজবংশের 12তম শাসক। মহারানা প্রতাপের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং উত্তরাধিকারী রানা অমর সিং প্রথম 1615 সালে মুঘল রাজা শাহজাহানের সাথে একটা চুক্তির পর চিত্তৌড়গড় দুর্গ ফিরে পান। सामने की तरफ जो अपन राउंड शेप देखते हैं ना, ये नवलखा भंडार उसी का ट्रेजरी है मेवाड़ का। मेवाड़ के अंदर कोई मुसीबत अगर आता था ना, यहाँ से ट्रेजरी निकाल के यूज किया जाता था। 90 लाख रुपए एनी टाइम यहाँ रखे रहते थे, उस समय की मुद्राएं। और ये सामने बाउंड्री देखते हैं, ये वॉल, इसको बनवीर का दीवार बोलते हैं। जिसने डिवाइडेशन किया था ना फोर्ट का, उधर 25 एरिया विलेज एरिया, रेजिडेंशियल एरिया, इधर 75 एरिया है। तो उसने सोचा कि फ्यूचर में कभी उदय सिंह जी आते हैं तो 25 उन्हें दे दूंगा, 75 मैं रख लूंगा। बट ऐसा हुआ नहीं, आधा वॉल बना, उससे पहले उदय सिंह जी आए, उसे खदेड़ के बगैर पूरा फोर्ट अपने अंडर में ले लिया था। और ये देखने में फाउंटेन जैसा लगता है, ये फाउंटेन नहीं है, इसको गरड बोलते हैं, ग्राइंडर। चूना बनाने का स्ट्रक्चर है, समुद्र से सीप निकलता है ना, सीप, लेडी फिंगर की लीव्स होते हैं, पत्ते वगैरह, मेथी दाने वगैरह, चिकने पदार्थ मिला के बड़े से पत्थर द्वारा, बेल द्वारा गोल गोल घुमाया जाता था, चूना बनता था पहले से रिपेयरिंग। पहले सीमेंट वगैरह नहीं चलता था, सीमेंट 100 साल, चूना हजारों साल चलता था। तो पहले वगैरह चूने से रिपेयरिंग किए हुए हैं पूरे। और ये झरोखे वगैरह है, सारा लेडीज पार्ट है, घूंघट पड़ता था ना राजपूतों में, इसलिए झरोखे वगैरह बने हुए हैं। नीचे की तरफ 2 रूम बने हुए हैं, अनाज भंडार, फूड स्टोरेज के लिए था। और इस तरफ पीछे की तरफ देखेंगे अपन,
ये स्लोप वगैरह बना हुआ है ना, यहाँ से हॉर्सेस आते थे, पहले चूने का बना हुआ था, पत्थर वगैरह बाद में गवर्नमेंट ने बाद में लगाया है, ये सारा घोड़े आते थे यहाँ पे, घोड़े आने का रास्ता है। और सामने की तरफ जो व्हाइट बिल्डिंग देखते हैं आप, ये 1906 का है। महाराणा फतेह सिंह जी यहाँ के लास्ट किंग थे उदयपुर के, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर हंटिंग के लिए आते थे, तो नाइट स्टे के लिए कुछ नहीं था उनके पास, पूरा फोर्ट टूटा हुआ था, भांगा हुआ था, तो इस पैलेस को बनवाया था उन्होंने। और लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको अंडर में ले लिया है, इसके अंदर एक छोटा सा म्यूजियम चलता है तलवार वाले, हाँ ओरिजिनल तलवार वाला बख्तर सारा उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, यहाँ छोटा मोटा तलवार वाला बंदूक रखा हुआ है। বর্তমানে মহারানা কুম্ভ প্যালেসের ধ্বংসাবশেষই দর্শনার্থীরা দেখেন। 15 শতকে মহারানা কুম্ভ এই প্রাসাদে বাস করতেন। উদয়পুরের প্রতিষ্ঠাতা মহারানা উদয় সিং এই প্রাসাদেই জন্মগ্রহণ করেন। यहाँ देखने को अपन को 2 टेम्पल मिलेगा, जिसमें जो बड़ा वाला जो टेम्पल है, जो फर्स्ट किंग थे बापा लाल, उन्होंने 8th सेंचुरी में बनाया था। इसके अंदर भगवान विष्णु का मूर्ति स्थापित किया गया था, इसलिए विष्णुवर का मंदिर कहलाया है। लेकिन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया, तो इस मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, रानी पद्मावती हासिल नहीं हुई। उसके बाद 1433 में महाराणा कुंभा ने दोबारा रेनोवेट किया और इसके अंदर राधा कृष्ण बलराम का मूर्ति स्थापित कर दिया, तभी से कुंभ श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुंभ मतलब कुंभा, तो श्याम मतलब कृष्ण, तो अभी इसके कुंभ श्याम, तो प्रेजेंट टाइम में इसके अंदर राधा कृष्ण बलराम का मूर्ति है। पहले इसके अंदर भगवान विष्णु का था, इसलिए विष्णुवर का मंदिर कहलाता था। इसका जो आर्किटेक्चर है इस बड़े वाले मंदिर, पीछे का जो देखते हैं गुजरात का सोमनाथ मंदिर है ना, वैसे वाला आर्किटेक्चर है, और आगे का जगन्नाथपुरी उड़ीसा वाला आर्किटेक्चर है। और ये सामने जो गरुड़ देवता स्थान है ना, ये विष्णु जी के वाहन है, अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन अंदर मूर्ति चेंज है, अंदर राधा कृष्ण बलराम का मूर्ति है। पीछे की तरफ इधर आएंगे सर, ये सामने मंदिर देखते हैं छोटा वाला, हाँ इस फोर्ट के अंदर मोस्टली मंदिर शिव टेम्पल थे, क्योंकि सारे राजपूत शिव भक्त थे ना, तो शिव की पूजा करते थे। लेकिन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया, तो इस मंदिर का शिव मूर्ति वगैरह तोड़ दिया। तो उसके बाद जब मीराबाई की शादी हुई थी ना बचपन में, मीराबाई जब बचपन में छोटी थी तो घर की छत के ऊपर खेल रही थी एक बार, तो घर के बाहर से बारात निकलती है, तो घोड़े पे दूल्हा बैठा होता है। तो मीराबाई माँ से क्वेश्चन करती है कि माँ ये घोड़े पे कौन है, तो माँ कहती है दूल्हा है। तो मीराबाई पूछती है मेरा दूल्हा कब आएगा, तो माँ मजाक मजाक में कृष्ण की मूर्त हाथ में दे देती है मीराबाई को। तो मीराबाई उसी दिन से कृष्ण को अपना हस्बैंड समझ लेती है। सांसारिक रूप से उनकी राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र भोज से शादी कर दी जाती है, फिर भी वो कृष्ण को अपना हस्बैंड समझती थी, तो उस मूर्ति को भी अपने से अलग नहीं करती थी। शादी होने के बाद उस मूर्ति को यहाँ लेके आ गई चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ में उनका ससुराल था। तो कुंभा पैलेस के अंदर आपको मीराबाई का जो पैलेस दिखाया मैंने, वहाँ रख के उसकी पूजा करती थी। लेकिन मीराबाई को शांति और एकांत चाहिए था, तो इस मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं थी। इसके अंदर मूर्ति थी, शिव मूर्ति, जो अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ दी, तो ये खाली पड़ा था, तो यहाँ रख के पूजा करने लगे उस मूर्ति की। धीरे धीरे मीरा और कृष्ण का मंदिर कहलाने लगा ये। लेकिन उनकी सास जो कर्णावती थी, वो और उनके देवर विक्रमादित्य उनको बहुत बहुत टॉर्चर परेशान करते थे, बहुत परेशान और टॉर्चर किया करते थे, क्योंकि वो राजपूत थी, साधु संतों के साथ उठती बैठती थी, नाचती गाती थी, घूंघट प्रथा था राजपूतों में। तो उनके लिए पॉइजन का विष का प्याला भेजा गया मीराबाई के लिए, तो उन्होंने उस प्याले को भगवान कृष्ण को भोग लगाया और खुद भी पी गई, तो अमृत में चेंज हो गया। फूलों की टोकरी में सांप रख के भेजा, तो फूलों के हार में चेंज हो गया। बार बार मीराबाई को टॉर्चर किया गया, तो यहाँ से परेशान होकर मथुरा वृंदावन होकर द्वारिका कृष्ण की मूर्ति के अंदर जाकर समाहित हो गई मीराबाई। जो मंदिर है द्वारिका के अंदर, गेट खोला मीराबाई ने, अंदर गई, अंदर से गेट बंद किया। बाद में पुजारी ने जाके गेट खोला तो देखा मीराबाई अंदर नहीं मिली। मूर्ति को ध्यान से देखा गया तो मीराबाई की मूर्ति के अंदर थोड़ा सा साड़ी का पल्लू दिखाई दिया, जिससे पता लगा कि मीराबाई मूर्ति के अंदर समाहित हो गई थी। तो फिर उसके बाद 1956 में ऐसे ने अंडर में लिया इस पूरे फोर्ट को। तो इसके अंदर मीरा और कृष्ण की मूर्ति वगैरह नहीं थी, सिर्फ मीराबाई का मंदिर कहलाता था। गाइड वगैरह दिखाते तो यही कहते थे कि मीराबाई कृष्ण का मंदिर है, लेकिन मूर्ति वगैरह नहीं थी, तो पुजारी ने छोटा मोटा मूर्ति रख दिया अंदर। लेकिन इधर चित्तौड़गढ़ में सीमेंट इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा है, बिरला, लाफार्ड, जेके, वंडर। तो बिरला सीमेंट ग्रुप ने इसके अंदर मीरा और कृष्ण का मूर्ति लगवाया है मार्बल का 2002 में। और पास ही में एक छोटा मंदिर है, मीराबाई के जो गुरु थे रविदास जी, उनके फुट के प्रिंट्स बने हुए हैं। मीराबाई यहाँ आती थी, अपने गुरु के चरण स्पर्श करके फिर अंदर जाके कृष्ण की भक्ति किया करती थी। চিত্তৌড়গড়ে মীরা মন্দির হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মন্দির। আমরা যে মীরার ভজন শুনি, সেই মীরার মন্দিরই এখানে দেখতে পাই। মহারানা কুম্ভ এটা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। কুম্ভশ্যাম মন্দিরটা প্রথম দিকে বিষ্ণু মন্দির ছিল, পরে ধ্বংস হবার পর
মহারানা কুম্ভ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরটা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। শ্যাম অর্থ শ্রীকৃষ্ণ, এই জন্যই মন্দিরের নাম রাখা হয়েছে কুম্ভ শ্যাম মন্দির। ये जो टावर अपन देखते हैं इसको महाराणा कुंभा ने बिल्ड किया था। गुजरात और मध्य प्रदेश दो स्टेट के मुस्लिम कमांडो को डिफीट किया था उन्होंने। गुजरात से अहमद शाह और मध्य प्रदेश से महमूद खिलजी, दोनों को डिफीट करने की खुशी में विजय का प्रतीक विजय स्तंभ बनवाया था। विक्ट्री टावर बोलते हैं इसको। हिंदू देवी देवता नवग्रह होते हैं ना, इसलिए 9 मंजिल का बनाया गया है इसको। और इसका हाइट है 122 फीट, 37 मीटर का बना हुआ है। और इसके अंदर 157 स्टेप, 157 सीढ़ी बना हुआ है। कोविड से पहले इसके अंदर जाने का अलाउ था, लेकिन कोविड के बाद एंट्री बंद कर दिया गया स्पेस कम होने की वजह से। और इसको बनाने के लिए कहीं भी सीमेंट और चूना यूज नहीं हुआ है, सारा इंटरलॉकिंग है, पत्थर से पत्थर को ज्वाइंट करके बनाया हुआ है। और इसके ऊपर एलिफेंट लगा हुआ है, देखिए ये ऊपर की तरफ एलिफेंट लगे हुए हैं, एलिफेंट। और इसके नीचे जो प्लेटफॉर्म जो अपन खड़े हैं अभी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये 18 सेंचुरी का है और टावर पूरा 14 सेंचुरी का बना हुआ है। 1440 से 1448 में टावर बनकर कंप्लीट हुआ 8 ईयर्स में। और 18 सेंचुरी में एलिफेंट और ये प्लेटफॉर्म बाद में बनाया गया। और राजस्थान पुलिस होता है ना, उसके शोल्डर पे जो लोगो लगता है ना, तो इसी टावर का लगता है, विक्ट्री टावर का। इसको बनाने का 2 रीज़न रहा। एक तो विक्ट्री टावर विजय का उपलक्ष्य में बनाया, और दूसरा वॉच टावर पूरा फोर्ट का निगरानी रखने के लिए। इसके अंदर बाहर हिंदू देवताओं की बहुत सारी मूर्तियां हैं, इसलिए हिंदू देवताओं का अजायब गृह कहा गया। इसके अंदर की बाहर की सारी मूर्तियां अलाउद्दीन खिलजी द्वारा तोड़ी गई, लेकिन इसके चौथे माले पर अल्लाह शब्द भी लिखवाया गया महाराणा कुंभा द्वारा, क्योंकि अच्छे संगीतज्ञ थे, राइटर थे, यानी को भाषाओं का नॉलेज था, तो उन्होंने अल्लाह शब्द लिखवाया ताकि मुस्लिम इसको तोड़े नहीं। तो मूर्तियां वगैरह सारा तोड़े, लेकिन अल्लाह शब्द देखा तो टावर को छोड़ दिया गया। तो ये, और ये ऊपर तीखे तीखे लग रहे हैं ना भाले वगैरह, तो ये मंकी को कंट्रोल करने के लिए ये बाद में लगाए गए हैं, अभी लेटेस्ट लगे हैं। तो मंकी ऊपर टॉयलेट वगैरह करते हैं, तो इसलिए रोकने के लिए। तो वॉच टावर है पूरे फोर्ट का निगरानी, 122 की हाइट है, 37 मीटर का है, 157 स्टेप है, ठीक है। और सैंड स्टोन से बना हुआ पूरा टावर। বিজয় স্তম্ভ হলো মেওয়ারের হিন্দু রাজপুত রাজা রানা কুম্ভ 1442 খ্রিস্টাব্দে সারংপুরের যুদ্ধে সুলতান মেহমুদকে পরাজিত করে তার বিজয়ের স্মরণে টাওয়ারটা নির্মাণ করেছিলেন। 9 তলা বিশিষ্ট 37 মিটার উঁচু, প্রত্যেক তলাতে বারান্দা ও জানালা আছে। হিন্দু দেবদেবীদের চমৎকার ভাস্কর্য লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে টাওয়ারটার ভেতরে প্রবেশ নিষেধ। वो नॉर्थ जोहर द्वार है, उत्तरी जोहर द्वार, और ईस्ट साइड है पीछे की तरफ, ये पूर्वी जोहर द्वार। ये पूर्व दिशा है ना, इधर पूर्वी जोहर द्वार और उत्तरी जोहर द्वार। इस तरफ जोहर वाला जगह देखेंगे, आइए ये सामने वाला जोहर वाला जगह, ये सामने जोहर का हिस्ट्री बोर्ड लिखा हुआ है गवर्नमेंट के हिसाब से, तीनों जोहर यहाँ हुआ था। और अपने गार्डन की तरफ चलेंगे, अंदर की तरफ, ये देखिए ये जो गार्डन देखते हैं आप, यहाँ पे 1956 में एएसआई ने खुदाई किया था, तो पूरे फोर्ट 1956 में। तो यहाँ पे ऑर्नामेंट, बॉन्स, एस वगैरह, राख, गहने वगैरह, हड्डियाँ वगैरह मिला था। तो यहाँ पे 40 फीट डीप गड्ढा हुआ था, तो इसको गवर्नमेंट ने जोहर प्लेस डिक्लेयर किया। बट पहले एजुकेशन कम था, तो पढ़े लिखे लोग कम थे, तो यहाँ पे डस्ट वगैरह डालते थे, आवारा पशु गिर जाए, गाय भैंस वगैरह, और रेन वाटर वगैरह भर जाता है तो गंदा हो जाता है, अपवित्र होता है, इसलिए गार्डन बना के छोटा सा हवन कुंड बना दिया है। और सामने बोर्ड लगा हुआ था जोहर स्थल, लेकिन टूरिस्ट मानता नहीं था, तो यहाँ पे पूरा जोहर का पूरा विवरण लिखा गया। तो गवर्नमेंट के हिसाब से तीनों जोहर यहाँ हुआ था, ठीक है। तो ये वाला इन मार्च मंथ का फर्स्ट एकादशी को इनके वंशज अभी उदयपुर के अंदर रहते हैं। महेंद्र सिंह जी है ना, उनके बेटे हैं विश्वराज सिंह जी। एवरी मंथ एवरी ईयर्स यहाँ पे उनकी आत्माओं की शांति के लिए हवन वगैरह होता है, सारा राजपूत समाज इकट्ठा होता है यहाँ पे, है ना। और ये मैंने बताया ना 113 टेम्पल है फोर्ट के अंदर, छोटे बड़े। तो आधे से ज्यादा मंदिर टूटे हुए देखने को मिलते हैं, टूटे हुए मंदिरों के स्ट्रक्चर है। ये वाला ये है पीछे की तरफ देखते हैं, तो ये मंदिरों के अंदर मूर्तियाँ वगैरह नहीं है, क्योंकि हिंदू मंदिरों में, हिंदू संस्कृति में टूटे हुए मंदिरों की पूजा वगैरह नहीं होती है। सामने जो टेम्पल देखते हैं, ये समाधीश्वर महादेव मंदिर, शिव टेम्पल है। यहाँ आसपास वाले इलाका शमशान वाला इलाका भी था, केमिटन पैलेस। तो इस मंदिर को बनाया था राजा भोज ने, एमपी के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के, 11वीं शताब्दी में। और उसके बाद उन्होंने अपने ही नाम से नाम दिया इसको भोज जी का मंदिर, क्योंकि उनका बनाने का रीजन रहा, उन्होंने अजमेर डिस्ट्रिक्ट अटैक किया था, तो विक्ट्री करके वापस एमपी लौट रहे थे, तो नाइट स्टे चित्तौड़गढ़ में किया था, तो गिफ्ट के तौर पर मंदिर बनवाया था, और अपने ही नाम से नाम दिया भोज जी का मंदिर। लेकिन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद 1428 में महाराणा मोकल ने इसको दोबारा रेनोवेट किया, जो महाराणा कुंभा के फादर थे। उन्होंने अपने ही नाम से वापस नाम दे दिया मोकल जी का मंदिर। लेकिन 1950 एएसआई ने अंडर मिली, और धीरे धीरे करके शमशान वाला इलाका था, तो धीरे धीरे करके समाधीश्वर महादेव मंदिर के नाम से पहचाना जाने लगा। राजस्थान में अजमेर है ना, पुष्कर, वहाँ पे आपको ब्रह्मा जी का मूर्ति देखने को मिलता है। सेकंड मूर्ति यहाँ देखने को मिलता है, ब्रह्मा जी का 3 फेस मूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश, 9 फीट के स्टोन के ऊपर, एक ही पत्थर के ऊपर बना हुआ है। और इसका आर्किटेक्चर पीछे का
सोमनाथ वाला और आगे का जगन्नाथपुरी उड़ीसा, सेम आर्किटेक्चर है। देखिए চিতোরগড়ের মুখ্য আকর্ষণ এই সেই জহর স্থল। প্রচলিত অর্থে জহর ব্রত বলতে আমরা মান সম্মান রক্ষার্থে নারীর আত্মবলিদানকেই বুঝে থাকি। এবারে বলি পদ্মিনীর বীর গাথার কাহিনী। সিংহল রাজ্যের রাজা গান্ধর্ব সেনা ও তার পাটরানী চম্পাবতীর কন্যা হল পদ্মিনী। রাজকন্যা পদ্মিনী অপরূপ সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী। পদ্মিনী বিবাহযোগ্য হয়ে উঠলে তার জন্য স্বয়ংবর সভার আয়োজন করা হলো। পদ্মিনীর শর্ত ছিল তার ঠিক করা যোদ্ধাকে তরোয়াল খেলায় যে হারাতে পারবে তাকেই বরমাল্য দেবেন তিনি। এই লড়াইয়ে সবার হার হলেও জিতলেন চিতোরগড়ের রাজা রাওয়াল রতন সিং। রাওয়াল রতন সিংকে বরমাল্য দেন পদ্মিনী তার পিতামাতার আপত্তি সত্ত্বেও, কারণ রাজার 14 জন রানী থাকার জন্য পরিবারের কেউই এই বিয়েতে সম্মতি দেননি। রাজ্য চালানোর কাজেও রানী পদ্মিনীর বুদ্ধি ও পরামর্শ নিতেন রাওয়াল রতন সিং। রাজা রতন সিং শিল্পী রাঘব চেতনকে সঙ্গে নিতেন সব যুদ্ধক্ষেত্রের ছবি আঁকার জন্য। এই রাঘব চেতন ছিলেন একাধারে সঙ্গীতকার, আবার জাদুবিদ্যা চর্চাও করতেন। সে সময় জাদুবিদ্যা চর্চা নিষিদ্ধ ছিল। একদিন জাদুবিদ্যা চর্চার সময় রাঘব চেতনকে হাতে নাতে ধরে ফেলে রাজা রতন সিং। তক্ষুনি রাজসভা থেকে রাঘব চেতনকে তাড়িয়ে দেন রাজা। এই অপমানের জ্বালায় প্রতিশোধ নিতে রাঘব চেতন চিতোর ধ্বংসের চক্রান্ত করেন। রাঘব চেতন আলাউদ্দিন খিলজির কাছে গিয়ে রানী পদ্মিনীর অসাধারণ রূপের বর্ণনা দেন এবং নিজের আঁকা পদ্মিনীর একটা ছবিও দেখান। পদ্মিনীর ছবি দেখে রূপে মোহে উন্মাদ হয়ে ওঠেন আলাউদ্দিন খিলজি। যে কোনো ভাবে পদ্মিনীকে পেতে হবে বলে স্থির করলেন। আলাউদ্দিন খিলজি রাজা রতন সিংকে বলেন একদিন তার প্রাসাদ দেখতে আসবে এবং রানী পদ্মিনীর সঙ্গে আলাপ করবে। রতন সিং সম্মানের সাথে আলাউদ্দিনকে প্রাসাদ দেখালেন, কিন্তু রানী পদ্মিনীকে তার ঘরের বারান্দা থেকে আয়নার প্রতিফলনের মাধ্যমে দেখালেন। কারণ রাজপুত প্রথা অনুযায়ী অচেনা ব্যক্তির সাথে দেখা করা নারীদের বারণ ছিল। পদ্মিনীর প্রতিফলনের মাধ্যমে দেখাটা খিলজির লালসাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। আলাউদ্দিন খিলজি রাজা রতন সিংকে বলেন পদ্মিনীকে তার কাছে নিয়ে আসতে। পদ্মিনীকে না আনলে চিতোর ধ্বংসের হুমকিও দেন। শুরু হয়ে গেল ভীষণ যুদ্ধ। রতন সিং তার প্রিয়তমা পত্নী পদ্মিনীকে কিছুতেই খিলজির হাতে তুলে দেবেন না, কিন্তু আলাউদ্দিনের প্রচুর সৈন্যবলের কাছে বীরের মতো যুদ্ধ করেও হেরে যায় রাজপুতেরা। যুদ্ধে মৃত্যু হয় রাজা রতন সিং। কিন্তু লোভী শত্রু আলাউদ্দিন খিলজির হাতে নিজেদেরকে সঁপে দেননি। সেই ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডে প্রথম ঝাঁপ দেন পদ্মিনী। তারপর আরো 16,000 রাজপুত রমণী ঝাঁপ দেন। রানী পদ্মিনীর জহর প্রথা বা জহর ব্রত ইতিহাসের পাতায় চির অক্ষয় হয়ে থাকলো।
দুর্গে অবস্থিত সমাধীশ্বর মন্দির শিবকে উৎসর্গ করা হয়েছে। সমাধীশ্বরের অর্থ হলো সমাধির প্রভু। মন্দিরটা 11 শতকে নির্মিত হয়েছিল। মুঘলদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও পরে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। मीराबाई का भी एक फेमस कहावत था कि मीराबाई को जब मीराबाई के हस्बैंड की डेथ हुई थी ना भोजराज की, तो उन्हें सती प्रथा के लिए कहा गया कि आप भी अपने हस्बैंड के साथ सती हुई है। तो वो कहती थी कि मैं सती नहीं होंगी, मैं तो अपने कृष्ण को अपने हस्बैंड मानती हूँ, मेरा तो गिरधर गोपाल दूजा ना कोई। तो वो कहती है कि ऐसे वर को क्या मरूँ जो बार बार मर जाऊँ, वरु तो ऐसा वर वरु जो मेरा चूल्हा अमर हो जाए। मतलब वो कृष्ण के लिए कहती थी कि मतलब कृष्ण भगवान से ही शादी करूंगी, वो अमर है। बाकी भोजराज तो इंसानों की शादी करूंगी तो बार बार मर जाते हैं, इसलिए ऐसे वर को क्या मरूँ जो बार बार मर जाए, वरु तो ऐसा वर वरु जो मेरा चूल्हा अमर हो जाए। तो हमेशा एक ही डायलॉग था उनके मुंह पे कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूजा ना कोई। मीराबाई का फेमस कहावत था। गूगल पे आप सर्च करते हैं ना चित्तौड़गढ़ के बारे में, तो ये वाला पिक्चर ही सबसे पहले फर्स्ट में दिखाई देता है, उधर से लिया रहता है पिक्चर। और ये गौमुख कुंड जो टनल दिखाया था उन्होंने कुंभा पैलेस से, वो टनल वाला रास्ता यहाँ नीचे की तरफ आता है। लेकिन अभी क्या विंटर टाइम है तो पानी और फ्लो है, बाकी समर टाइम में वो गाय का फेस वगैरह और टनल वाला गेट वगैरह सारा रास्ता दिखाई देता है समर टाइम में। अभी विंटर के टाइम में और फ्लो है, पानी तो भरा हुआ है, सारा डूबा हुआ है, वहाँ नहीं जा सकते, बड़ा एक्सक्यूज थोड़ा है। तो पूरा भरा हुआ है, 50 फीट गहरा कुंड है। और ये बाउंड्री वॉल 13 किलोमीटर में पूरे फोर्ट के अंदर बना हुआ, पूरे एशिया का लार्जेस्ट फोर्ट है। और ये कस्टर्ड एप्पल का पूरे फोर्ट के अंदर गवर्नमेंट का कॉन्टेक्ट होता है, खेती होता है इस पूरे फोर्ट के अंदर। सामने बिल्डिंग देखते हैं ब्लैक वाला, जयमल फत्ता कला जो सोल्जर्स थे ना, उनका पैलेस है। इतने ब्रेव थे उनके लिए स्पेशल पैलेस बनाया गया। सामने टेम्पल देखते हैं, जैन टेम्पल है। जैनियों का यहाँ पे फाइनेंस का वर्क करता था, अकाउंटेंट, राजपूतों के साथ अकाउंटेंट का वर्क करते थे, मुंशी होते थे ना। तो जैन, दिगंबर, श्वेतांबर 2 टेम्पल है यहाँ पे, तो ये दिगंबर को समर्पित है। आगे नेक्स्ट एक बड़ा मंदिर आएगा दिगंबर का, वो देखेंगे अपन। और ये आश्रम 12वीं शताब्दी का निर्भय नाथ जी का आश्रम है। तो निर्भय नाथ जी आश्रम 12वीं शताब्दी का। तो चित्तौड़गढ़ के लिए कहावत है, झरना झरे गोमुख भरे निर्भय नाथ जी की ठोड़, करोड़ करोड़ तपस्या करे जब पावे गढ़ चित्तौड़। तो ये तीर्थ स्थल में भी माना जाता है। हिंदू संस्कृति में किसी की डेथ वगैरह होती है, अस्थि विसर्जित करने हरिद्वार वगैरह जाते हैं ना, तो जो लोग वहाँ अफोर्ड नहीं कर पाते, नहीं जा पाते, तो यहाँ भी कर सकते हैं, इतना पवित्र जगह कहलाता है। तो ये 50 फीट गहरा कुंड है यहाँ का। और ये पंप सेट वगैरह है 19 फीट ऐसे ही के अंदर में। तो कुछ वाटर टैंक 20-30 फीट गहरे जो समर टाइम में ठूक जाते हैं, लेकिन जो 50-60 फीट गहरे उनसे वाटर सप्लाई होता है, गार्डन वगैरह मेंटेन कर रखे हैं। ये पूरा बाउंड्री वॉल 13 किलोमीटर पूरे फोर्ट के अंदर बना हुआ है। और ये 580 फीट ऊंची पहाड़ी और चित्तौड़गढ़ शहर का व्यू दिखता है ये पूरा वाला। এসে গেছি রানী পদ্মিনীর গ্রীষ্মকালীন আবাসে। চিত্তৌড়গড় দুর্গের মধ্যে কি কি দেখবেন? রানা কুম্ভ প্যালেস, পদ্মিনী প্যালেস, বিজয় স্তম্ভ, কীর্তি স্তম্ভ, মীরা মন্দির, কুম্ভশ্যাম মন্দির, গোমুখ জলাধার, সমাধীশ্বর মন্দির, জৈন মন্দির প্রভৃতি। জলকষ্ট দূর করতে এই দুর্গের মধ্যে 848টা কৃত্রিম জলাশয় তৈরি করা হয়েছিল। এখন তার মধ্যে শুধু 22টা জলাশয় বর্তমান রয়েছে। ये रानी पद्मावती का समर पैलेस है। और रानी एंट्री और एग्जिट इधर से होती थी। और एक्चुअली पानी पैलेस तो उस तरफ पानी के बीच में बना हुआ है ना। तो ये पीछे की तरफ जो रूम देखते हैं पालकी रखने की थी, रानी एंट्री एग्जिट पालकी में बैठ के होती थी। और ये हॉर्सेस घोड़े पे, किंग घोड़े पे बैठ के जाते थे। और इसको बारदरी बोलते हैं मेवाड़ी की भाषा में। तो ये आराम का फ्री टाइम में फुर्सत के समय में राजा रानी यहाँ बैठते थे, शतरंज वगैरह खेलते थे। और अंदर सर्वेंट्स क्वार्टर देखेंगे अपन। ये सामने जो रूम देखते हैं आप, ये सर्वेंट्स क्वार्टर है। राजा रानी एक्चुअली पानी के बीच में, उस तरह पानी के बीच में पैलेस बना वहाँ रहते थे। यहाँ सर्वेंट्स रहती थी, दासियाँ वगैरह। पहले गेट वुड्स के लकड़ी के हुआ करते थे, गवर्नमेंट से आयरन के लोहे के गेट बाद में लगवाए। छत वगैरह सितारे अटैक में टूटे हुए हैं, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने रिपेयर किया हुआ है। इधर से आगे चलेंगे अपन, इधर वॉशरूम वगैरह बनाए हुए हैं आगे जो देखते हैं। ये उस समय के वॉशरूम वगैरह हुआ करते थे, पहले खड्डे वाले होते थे ना कच्चे, तो इस तरह के वॉशरूम है उस समय, है ना। और नैनी आइए आप, ये वेलकम रूम है, स्वागत कक्ष। राजा रानी यहाँ से गुजरते थे ना, तो इस सर्वेंट्स दासियाँ अंदर खड़ी रह के झरोखे के अंदर फ्लावर डाल के उनका वेलकम करती थी, स्वागत वगैरह। तो ये वेलकम रूम है, स्वागत कक्ष भी बोल सकते हैं इसको। अब अपन थोड़ा सा इस पैलेस के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जब इस फोर्ट के ऊपर अटैक किया था, तो उसने इस फोर्ट का वीक पॉइंट ढूंढा। और इस फोर्ट का वीक पॉइंट है एग्रीकल्चर, खेती नहीं होता है। खाने पीने का राशन रोका था 6 मंथ के लिए। और उस समय खाने पीने के राशन की वजह से यहाँ के राजा को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा था। राजपूतों में घूंघट प्रथा, तो फेस वगैरह दिखाते नहीं थे। और एक मुस्लिम राइटर थे मलिक मोहम्मद जैसे, जिन्होंने भी काफ़ी लिखा था पद्मावत, जिसने रानी पद्मावती के लिए बखान किया था कि रानी पद्मावती इतनी सुंदर थी कि पानी भी पीती थी, गले से उतरता दिखाई देता था।
और कुछ अच्छा और कुछ बुरा लिखा कि मुस्लिम राइटर थे मलिक मोहम्मद जायसी, तो उन्होंने लिखा कि रानी पद्मावती को मिरर वगैरह में दिखाया गया, क्योंकि 1303 में इंडिया में मिरर नहीं आया था। इंडिया में फर्स्ट टाइम मिरर आया था 15वीं सेंचुरी में, अदर कंट्रीज में आ चुका था। तो सारा हिस्ट्री थोड़ा बहुत मिस्टेक भी था, सुधारा भी गया। जब मूवी बनी थी तो करणी सेना ने, राजपूत करणी सेना ने अंदर की तरफ शीशे लगे हुए थे, उनको भी तोड़ दिया गया। बाहर का हिस्ट्री बोर्ड लगा उसको भी तोड़ा गया। लाइट एंड साउंड तो लेजर से चलता है, तो साउंड के अंदर से उस लाइन को भी स्किप किया गया जो उसमें सिखाया गया कि मिरर में दिखाया गया, जबकि मिरर नहीं था इंडिया में, है ना। तो राजा ने एक प्लान बनाया था कि हम दिखाएंगे बट रिफ्लेक्शन दिखाएंगे। तो उन्होंने पहले से ही शर्त की। तो अलाउद्दीन खिलजी तो धोखे की पूर्ति से आया था। तो आपने मूवी अगर देखी हो तो उसमें दिखाया कि दिल्ली तक एक सुरंग वगैरह, ऐसे कोई सुरंग नहीं है यहाँ से ना, सिर्फ पीछे की तरफ बैटल फील्ड है, वहाँ से आया था अलाउद्दीन खिलजी अपने साथ बहुत सारे सोल्जर्स को लेकर मेन गेट पर आया था। तो अंदर एंट्री करने की कोशिश की तो सभी को बाहर रोक लिया गया, फिर अलाउद्दीन खिलजी को अंदर एंट्री दी गई। और वो भी मजबूरी थी, क्योंकि खाने पीने का राशन रोका तो सभी राजा को, सभी प्रजा के बारे में भी सोचना था। तो उन्होंने एक सोल्जर्स को स्त्री वेशभूषा में खड़ा किया गया, रानी के पहनावा पहना के। पहले के बीच में पानी के बीच में पहले से स्टेज के ऊपर एक सोल्जर्स को स्त्री वेशभूषा में खड़ा किया, रानी का पहनावा पहना के। और इस तरफ जो रूम बना हुआ, यहाँ अलाउद्दीन खिलजी को बुलाया गया, सारे सोल्जर्स को मेन गेट पे रोक दिया गया। और उससे पहले ही कहा गया कि हम रिफ्लेक्शन दिखाएंगे, तो एक वॉल के ऊपर चांदी का प्लेट लगाया गया। तो वो रिफ्लेक्शन स्टेप के ऊपर जो सोल्जर्स स्त्री वेशभूषा में खड़ा था, वो रिफ्लेक्शन उस चांदी के प्लेट में गिरा। तो रिफ्लेक्शन के थ्रू देखने के बाद अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह को बोलता है कि आप हमें छोड़ने के लिए पहले इसके मेन डोर तक चलिए, आपने हमारी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की है, अब आप हमें छोड़ने के लिए वहाँ चलिए। तो वो छोड़ने के चाहते हैं, तो उनको रावल रतन सिंह को वो किडनैप कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी, अपने साथ बैटल फील्ड में ले जाता है। वहाँ से वापस रिटर्न मैसेज भिजवाता है कि रावल रतन सिंह को, रानी पद्मावती को, रावल रतन सिंह को छुड़वाना चाहते हैं तो रानी पद्मावती को हमारे पास भेजना पड़ेगा। तो रानी पद्मावती खूबसूरत माइंडेड भी बहुत थी, तो वापस रिटर्न मैसेज भिजवाती कि मैं आने के लिए तैयार हूँ, बट मेरे साथ मेरी दासियाँ भी आएगी। तो 700 पालकियाँ तैयार की जाती है, हर पालकी के अंदर सोल्जर्स को बिठाया जाता है स्त्री वेशभूषा में, और हर पालकी को उठाने के लिए सोल्जर्स हो जाते हैं। तो सारी पालकियाँ बैटल फील्ड में पहुँचती है, तो वहाँ फाइट स्टार्ट होता है। और उसी फाइट में रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त होते हैं। फोर्ट के ऊपर मैसेज आता है कि रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। तो रानी पद्मावती अपने आप को आग के हवाले कर दी, जिसको हम जौहर कहते हैं, पूरे फोर्ट को सीज करवा देती है। अलाउद्दीन खिलजी अंदर एंट्री करने की कोशिश करता है, तो पूरा फोर्ट सीज होता है, बंद होता है। तो इसका जो मेन गेट है, आपने कभी भी बड़े बड़े गेट वगैरह देखे होंगे रावले वगैरह में, उनके ऊपर भाले लगे होते हैं तीखे, उसको अंकुश बोलते हैं। तो एलिफेंट कंट्रोल के लिए यूज होते हैं वो। और कभी भी बड़े बड़े गेट टांड में बने होते हैं। टांड में बनाने का रीजन ये है कि कभी भी कोई चीज़ स्पीड से आएगी तो प्रेशर नहीं लगेगा, आसानी से नहीं तोड़ा जाएगा। तो उस भाले के ऊपर हाथी को मदिरा पान कराया जाता है, जिससे वो पुश करके उसको गेट को तोड़ ले। लेकिन इधर के राजपूतों ने आइडिया निकल लगाया था कि इस अंकुश के ऊपर पॉइजन लगा दिया जाता था, जिससे एलिफेंट उसको पुश करेगा तो पॉइजन से उसकी डेथ हो जाएगी। फिर वापस मुगलों ने अटैक में आइडिया निकाला कि उसके ऊपर कैमल को लटका दिया, कैमल को फंसाया उस अंकुश के ऊपर, और हाथी से रनिंग करा के, हाथी के हेड से पुश करा के उस गेट को तोड़ के अलाउद्दीन खिलजी अंदर एंट्री किया। इससे पहले इस फोर्ट का नाम था चित्रकूट। अलाउद्दीन खिलजी एंट्री की, जीता, और अपने बेटे को इस फोर्ट की गद्दी पर बैठा दिया, जिसका नाम था खिजर का। तो इस फोर्ट को नाम दे दिया खिजराबाद। फिर उसके बाद 1326 में महाराणा अमीर सिंह आए, वापस उन्होंने खिजर खां को हराया और अपने अंडर में लिया, और नाम रख दिया चित्तौड़गढ़। तभी से चित्तौड़गढ़, वहाँ से महाराणा पीढ़ी स्टार्ट हुआ था। और नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे विजिट के लिए आए थे, तब उन्होंने इस रूम के अंदर, पैलेस के अंदर जो रूम है वहाँ शीशे लगवाए थे, लेकिन करणी सेना ने शीशे वगैरह तोड़ दिए। ठीक है, और ये इस पैलेस का हिस्ट्री। अब अपन अंदर चल के पैलेस देखेंगे। व्यू देखा था अपन ने विंडो से, वही वाला रंग महल बोलते हैं, उधर से पीछे वाला वही व्यू दिखेगा आपको। देखिए सामने जो पैलेस देखते हैं आप, ये रानी पद्मावती का समर पैलेस है। और यहाँ पे एक सोल्जर्स को स्त्री वेशभूषा में खड़ा किया गया था। पीछे की तरफ जो वॉल देखते हैं, चांदी का प्लेट लगाया गया था। इस तरफ ये वॉल देखते हैं, पीछे ले लीजिए, यहाँ वॉल के ऊपर यहाँ अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा किया गया, तो उसका फेस उस वॉल के अंदर था। तो चांदी की प्लेट से रिफ्लेक्शन गिरा था वहाँ से। रिफ्लेक्शन देखने के बाद वो बोलता है कि आप हमें छोड़ने के लिए पैलेस के मेन डोर तक चलिए। तो ये देखने के बाद वहाँ लगे थे रावल रतन सिंह। और ये तरफ पीछे की तरफ आप देखते हैं पिलर्स लगे हुए हैं लोहे के। इधर देखिए सर, इधर की तरफ, पीछे की तरफ, यहाँ चारों दिशाओं में शीशे लगे हुए थे, जो नेहरू जी ने लगवाए थे। लेकिन जब मूवी का विरोध हुआ तो राजपूत करणी सेना ने शीशे वगैरह तोड़ दिए गए उनके द्वारा। ठीक है, बाहर का हिस्ट्री बोर्ड भी तोड़ दिया गया है, और जो लाइट एंड साउंड में जो साउंड के द्वारा चलता था कि मिरर में दिखाया, उसको भी स्किप करा के हटा दिया गया। ठीक, জলের মধ্যে এই মহলটি রানী পদ্মিনীর গ্রীষ্মকালীন আবাস, নৌকোর মাধ্যমেই যাতায়াত করত। গ্রীষ্মকালীন আবাসস্থল রানী পদ্মিনী বাইরে এসে দাঁড়ান এবং জলের ছাওয়াতে, আয়নাতে প্রতিফলনের মাধ্যমে খিলজি পদ্মিনীর অপরূপ সৌন্দর্য দেখেন। বিশেষ সজ্জায় লাগানো আয়নাগুলো এখন আর নেই, শুধু পেরেকগুলো রয়েছে। है जहाँ से रानी पद्मावती और किंग जो थे राजा रावल रतन सिंह, इस गेट से स्टेप उतर के फिर बोट से उस पैलेस के अंदर जाते थे। उस पैलेस के जाने के लिए बोट से सहारा लिया जाता था ना। সুরজপোল, জৈন টেম্পল এবং কীর্তিস্তম্ভ হয়ে আমরা ফিরে যাব। কাল ভোরে আমরা দেখতে যাব চিত্তৌড়গড়ের বিখ্যাত সাউরিয়া শেঠ কৃষ্ণ মন্দির।
ট্যুর যখন যেমন চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ পাশে থাকার জন্য, এবং যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করবেন। সুরজপোলে পৌঁছে গেছি। देखिए ये जो गेट आप देखते हैं ये स्पॉट का मेन एंट्रेंस है। 5th से लेकर 13 सेंचुरी तक फ्रंट गेट ये था। फिर 14 के बाद महाराणा कुंभा ने 7 डोर उधर बनाए, उसके बाद उसको फ्रंट कर दिया गया और उसको बैक कर दिया गया। 14 सेंचुरी के बाद 7 दरवाजे उधर, वो सारे गॉड को डेडिकेटेड है, इसलिए भगवान के नाम से, भगवान को हिंदू गॉडेड के नाम से तो सभी उनका नाम रखा गया। और इधर कच्चा रास्ता था पहले, लेकिन स्टेप पत्थर वगैरह बाद में गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए हैं। इधर ये सारे ये पत्थर बाद में लगे हुए। इधर भी 7 डोर थे, लेकिन अटैक में सारे टूटे हुए 2 डोर बचे हुए हैं सिर्फ, ये वाला और ये। और यहाँ का अष्ट धातु का गेट अकबर लेके गया था, इधर पीछे वाला, ये बाद में गवर्नमेंट ने लगवाया है। अष्ट धातु का गेट जो लगे थे, दिल्ली लगे थे, सूरजमल नाम के राजा ने वापस कैप्चर किया और भरतपुर डी के किले में लगे, फतेहपुर सिकरी में भी लगा हुआ है। और ये गेट के ऊपर जो लगा हुआ है इसको अंकुश बोलते हैं। इसके ऊपर पॉइजन लगाया जाता था, तो एलिफेंट रनिंग करके आएगा, पुश करेगा तो एलिफेंट को पॉइजन लगेगा, डेथ हो जाएगी। तो इसका आइडिया निकाला था अलाउद्दीन खिलजी। इसके ऊपर कैमल को फिट कर दिया जाता था, एलिफेंट से पुश करा के इस गेट को तोड़ के अंदर एंट्री की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये पीछे की तरफ जो बाउंड्री वॉल देखते हैं, ये 13 किलोमीटर में पूरे फोर्ट के अंदर बना हुआ है। ये बड़े वाले जो गड्ढे हैं, यहाँ से अगर दुश्मन बाहर से चढ़ने की कोशिश करता तो उनके गर्म पानी और गर्म तेल डाला जाता था, जिससे उनको जला दिया जाए। और छोटे वाले जो गड्ढे हैं, वहाँ से गन और तीर चलाए जाते थे। और ये सामने देखते हैं पूरा विशाल बैटल फील्ड है, और पीछे की तरफ वो पहाड़ी देखते हैं जैसे कोई इंसान लेटा हो। उधर फेस है, मिडिल पार्ट, और उधर पैर, कुंभकर्ण पहाड़ी बोलते हैं उसको। और उसके पीछे की तरफ अलाउद्दीन खिलजी ने 6 मंथ तक डेरा डाला था। और ये पूरा बैटल फील्ड। अभी लोग एग्रीकल्चर वगैरह, खेती वगैरह बाद में करने लगे। तो ये स्पोर्ट का मेन एंट्रेंस है ना। 5th से लेकर 13 सेंचुरी तक फ्रंट गेट ये था। फिर बाद में 14 में महाराणा कुंभा ने 7 दरवाजे उधर बना के उसको फ्रंट कर दिया, क्योंकि उधर से 2 नदी निकलती है, गंभीरी और बेडक्स। तो इसलिए अच्छा स्रोत था खेती वगैरह एग्रीकल्चर का, तो उधर मेन गेट बना दिया, इसको फिर बैक कर दिया। সুরজপোল এটি সূর্যের প্রথম আলো পড়তো, তাই এই প্রবেশদ্বারের নাম সুরজপোল। এটাই প্রধান গেট ছিল। আলাউদ্দিন খিলজি এখান দিয়ে সৈন্য নিয়ে প্রবেশ করেন। वो इसी का नाम है। तो जितना भी जो रॉ मटेरियल बनकर आता है वो यहाँ पर आता था। तो अब आपने मुझे एक बार, ये जो टावर आप देखते हैं 12th सेंचुरी का बना हुआ है, और जीजा जैन बघेलवाल द्वारा बनाया गया था। जैनियों में 24 तीर्थों की यात्रा होती है, जब भी कोई जैनी जाता था तो किसी न किसी की डेथ होती थी, लेकिन जीजा जैन बघेलवाल जब यात्रा लेके गए थे सभी को सकुशल वापस लेके आ गए थे। तो इस खुशी में टावर बनाया गया था। जैन कीर्तिस्तंभ टावर बोलते, जैनियों को समर्पित है। जैन राजपूत तो फाइनेंस का वर्क करते थे। 7 फ्लोर का टावर है, और इसके अंदर 90 सीढ़ी है और 75 हाइट है इसका। इसके ऊपर 2 बार बिजली गिर गया है, इसलिए इसको बंद किया हुआ है। इसके ऊपर लोहे का तड़ी चालक लगा हुआ है। 1008 आदिनाथ का छोटा छोटा मूर्ति बना हुआ है, और जैन आदिनाथ का मंदिर है, आदिनाथ को समर्पित है इसलिए। ठीक? রাওয়াল কুমার সিং এর রাজত্বকালে 22 মিটার উঁচু টাওয়ার 12 শতকে বাগেরওয়াল জৈন বণিক জিজা ভাগেরওয়ালা টাওয়ার অফ ফেম বা কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। আদিনাথ জৈন মন্দির মূল উদ্দেশ্য ছিল জৈন ধর্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। এটা চিতোরগড় ফোর্ট কমপ্লেক্সের ভেতরেই অবস্থিত। পরবর্তী পার্টে দেখুন চিতোরগড়ের বিখ্যাত সাউরিয়া শেঠ কৃষ্ণ মন্দির, এবং শুনুন এই মন্দিরেরই অলৌকিক কাহিনী।